इतिहास के पन्नों में इंसान को काबिल बनाने में व्यापार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर व्यापार की समझ इंसान में नहीं आती तो इस आधुनिक दुनिया की कल्पना करना भी शायद मुश्किल होता। आज ऐसे ही सभ्य समाज में आप और हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो केवल व्यापारिक लेन देन और व्यापारिक समझ के कारण। नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिज़तक। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं बिज़तक के खास दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज करना होगा BIZ50 कोड। इस ऐप पर आपको मिल जाएंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेरों उपन्यास और कई तरह के ऑडियो बुक्स। याद रखें, BIZ50 कोड पहले 500 सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब लौटते हैं अपनी कहानी की ओर। आज से करीब 150 साल पहले शुरू हुआ था एक कारोबार। इस कारोबार में आज के आधुनिक भारत के व्यवसाय की नींव रखी गई थी। भारत को कारोबार करना सिखाया था इस कारोबार ने। नहीं समझे? हम बात कर रहे हैं टाटा के कारोबार की। देश में इस कारोबार की नींव जमशेद जी टाटा ने 1868 में रखी थी। टाटा के 150 साल के कारोबारी इतिहास को शब्दों में बता पाना आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको 1868 के जमशेद जी के कारोबारी दौर से आज के रतन टाटा जी के कारोबारी समय में ले आए। सन 1868 का दौर बहुत मुश्किलों भरा हुआ करता था। अंग्रेजी हुकूमत भारत पर राज किया करती थी। उस दौर में भी किसी भी कारोबार के लिए अपने व्यवसाय को जमाना आसान काम नहीं हुआ करता था, लेकिन 29 साल की उम्र में 21,000 रुपए की पूंजी के साथ जमशेद जी ने अपने कारोबार की नींव रखी। हालांकि जमशेद जी का परिवार पहले से ही कारोबार किया करता था। आपको जानकर शायद हैरत हो कि टाटा फैमिली शुरुआत में अफीम का कारोबार किया करती थी, जो आज के समय में तो इलीगल है, लेकिन उस जमाने में चीन से किए जाने वाला अफीम का ये कारोबार लीगल हुआ करता था। तब पूरी दुनिया में अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए पश्चिमी देश भयंकर मारकाट किया करते थे। युद्ध में घायल सैनिकों को दर्द से निजात दिलाने के लिए उस समय सबसे बेहतर ऑप्शन अफीम ही हुआ करती थी। यही कारण था कि जमशेद जी का परिवार भी अफीम का कारोबार किया करता था। लेकिन बाद में जमशेद जी ने ही अपने परिवार को अफीम के कारोबार से निकालकर एक बड़े बिजनेस एम्पायर में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन 1868 में शुरू किया गया कारोबार करना और उसमें सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं था। कई बार विफलताओं का उन्हें मुंह देखना पड़ा, लेकिन समय के साथ साथ व्यापार में तब्दीली करते हुए जमशेद जी ने 4 बड़ी परियोजनाएं लगाने की सोची, या यूं कहिए कि 4 बड़े लक्ष्य रखे। इन लक्ष्यों में थी एक स्टील कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास होटल, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एक जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इन चारों लक्ष्यों के पीछे जमशेद जी की भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने की सोच थी। हालांकि उनके जीवन काल में सिर्फ एक ही परियोजना पूरी हो सकी, और वही था ताज होटल। ताज होटल के बनने के पीछे भी एक किस्सा है। दरअसल एक बार जमशेद जी एक महंगे होटल में गए थे विदेश में, जहां से उनको उनके रंग के चलते होटल से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। इस वाकया से उनके मन में इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने उसी वक्त ये तय कर लिया कि वे भारतीयों के लिए सबसे बेहतर होटल बनाएंगे, और वो भी अपने देश में। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। 1903 में मुंबई के समुद्र तट पर ताजमहल पैलेस होटल तैयार हो गया। यह मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकी पंखे लगाए गए थे, जर्मन लिफ्ट मौजूद थी और अंग्रेजी खानसामा भारतीयों के लिए खाना पका रहे थे। यह होटल दिसंबर 1930 में लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए की मोटी रकम से तैयार हुआ था। इसमें भी जमशेद जी की राष्ट्रवादी सोच साफ दिखाई देती है। बाद में उनके अधूरे सपने को टाटा की आने वाली पीढ़ियों ने पूरा किया। इन 4 परियोजनाओं के चलते टाटा ग्रुप की भारत में कारोबारी हैसियत बनी। उनकी इन्हीं सफलताओं ने पहली बार भारत को औद्योगिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का वो सपना दिया, और यहां से शुरू होता है जमशेद जी के बाद के कारोबार का सफर। 1901 में भारत में पहले बड़े पैमाने के लोहे के कारखाने का गठन किया गया, और 1907 में इन्हें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में संगठित कर दिया गया। उनके बेटे सर दोराबजी जमशेद जी टाटा और सर रतन जी टाटा, इन दोनों के निर्देशन में टाटा इंडियन स्टील कंपनी न केवल भारत में स्टील बनाने वाली निजी स्वामित्व की सबसे बड़ी कंपनी बनी, बल्कि ऐसी कंपनी समूह का केंद्र बन गई जो न सिर्फ कपड़ा, स्टील, बिजली उत्पादन करती थी, बल्कि
रसायन, कृषि संयंत्र, ट्रक, रेल के इंजन और सीमेंट का भी निर्माण करने लगी थी। वहीं 1898 में टाटा ने बेंगलुरु में एक शोध संस्थान के लिए भूमि दान की थी, जिसे बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में उनके बेटों द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद से जेआरडी टाटा का समय आया। जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसका 1953 में अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया और इसका विभाजन करके इसको भारत की प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और एयर इंडिया का स्वरूप दे दिया गया। टाटा एयरलाइंस से भी जुड़ा एक छोटा सा किस्सा है। दरअसल जेआरडी टाटा उद्योगपति बनने में कोई रुचि नहीं रखते थे। उनका सपना था कि पायलट बना जाए। इसके चलते वे लुइस बेलरॉय से मिले थे, जिन्होंने 1909 में पहली बार इंग्लिश चैनल पर उड़ान भरने का कारनामा करके दिखाया था। आपको शायद ना पता हो, जेआरडी भारत में पहले पायलट बनने वाले शख्स थे। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से जारी उनका लाइसेंस का नंबर भी 1 था, जिस पर उन्हें काफी गर्व था। जेआरडी टाटा ने ही भारत में पहली बार मेल एयर सर्विस शुरू की थी। तब वे उस विमान को खुद ही उड़ाया करते थे। उस दौर में कोई रनवे नहीं हुआ करता था, तब वो कीचड़ की जमीन पर विमान उतारते थे और उड़ाते थे। यही मेल सेवा आगे चलकर भारत की पहली एयरलाइंस बनी, जिसे आज आप एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। जेआरडी ने 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस की स्थापना की थी, ताकि कंपनी का पेपर वर्क कंप्यूटर के माध्यम से हो सके। आज टीसीएस पूरे टाटा समूह की सबसे मुनाफे वाली यूनिट है, जो दुनिया भर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करती है। इसी बीच जेआरडी टाटा के भतीजे रतन नवल टाटा 1962 में टाटा उद्योग समूह में शामिल हुए। 1991 में उन्होंने जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह की मुख्य कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड का अध्यक्ष पद संभाला। अपनी मेहनत से टाटा समूह की छवि रतन टाटा ने बदल कर रख दी। एक के बाद एक सफलता हासिल करते हुए 1968 में टाटा मोटर्स की टाटा इंडिका बाजार में उतारी गई, लेकिन कार का ये कारोबार उतना अच्छा नहीं कर सका जैसी उम्मीद थी। अब यहां से एक छोटा सा बेइज्जती और कामयाबी का किस्सा शुरू होता है। कहते हैं जब टाटा मोटर्स का कारोबार अच्छा नहीं कर रहा था, तब कुछ लोगों ने रतन टाटा को इसे बेचने की सलाह दी। इसके बाद फोर्ड ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन यहां बात बनी नहीं, क्योंकि वक्त को कुछ और मंजूर था। दरअसल दोनों कंपनियों की बैठक के दौरान टाटा के यात्री कारों में व्यवसाय में कदम रखने पर हैरानी जताते हुए फोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि वे टाटा का कार कारोबार खरीद कर उन पर एहसान करने जा रहे हैं। तब ये डील तो नहीं हो पाई, लेकिन रतन टाटा को इस वाकया से ठेस बहुत लगी। लेकिन अब समय का पहिया घूमने वाला था, हालात बदल गए। भारत में यात्री कारों का बाजार खूब फला फूला और साथ में टाटा मोटर्स का कारोबार। लेकिन 2008 में दुनिया में आई वित्तीय संकट ने फोर्ड की हालत को खस्ता कर दिया। ऐसे में जब टाटा ने 2 अरब से भी ज्यादा डॉलर में फोर्ड की जैगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर को खरीदने का फोर्ड को प्रस्ताव दिया, तो उनको बड़ी आर्थिक मदद मिली। और तब फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को धन्यवाद दिया और कहा कि आप जेएलआर को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। टाटा मोटर्स से जुड़ा एक और किस्सा है, जिसमें रतन टाटा को कामयाबी तो नहीं मिल सकी, लेकिन इसमें भी उनकी सोच बहुत अच्छी थी। दरअसल रतन टाटा चाहते थे कि भारत का हर एक नागरिक अपनी कार में घूमे, जिसके लिए उन्होंने खूब मेहनत भी की। मैं बात कर रहा हूं नैनो की। नैनो के रूप में दुनिया की सबसे सस्ती कार को बाजार में उतारना था उन्होंने, लेकिन टाटा नैनो को वो सफलता हासिल नहीं हो सकी जो रतन टाटा चाहते थे। वैसे जरूरी नहीं जो इंसान चाहे वो उसे मिल ही जाए, इसलिए कई बार असफलता को भी अपनाना पड़ता है। रतन टाटा के कार्यकाल के दौरान ही साल 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को शेयर बाजार में लिस्ट किया गया था, जो आज टाटा की सबसे मुनाफे वाली कंपनी बन चुकी है। भारतीय उद्योग के विकास में उनकी भागीदारी के लिए रतन टाटा को भारत सरकार ने साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, और इसके 12 साल बाद 2012 में जब वे 75 साल के थे, तब उन्होंने अपने पद को छोड़ने का फैसला लिया। आज टाटा चाय से लेकर ट्रक तक और नमक से लेकर प्लेन तक हर एक चीज का कारोबार करते हैं। टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं। इन सभी का कंट्रोल टाटा सन्स के पास है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इन्हें अपनों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे बिज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। नमस्कार।